एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हिंदी का पेपर आप लोगों के सामने शो कर रही हूं। और ये हिंदी का पेपर सीटेट का है। इतना तो सभी लोग, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के समझ में आ गया होगा। हम लोग कई दिनों से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पेपर है, 2-4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं और पहले की भी वीडियोज़ हैं। तो मैं आप लोगों के साथ हर साल जब भी सीटेट का पेपर होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ विथ आंसर, विथ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है और ऑफिशियल पेपर आज तक जितने भी आए हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप एग्जामिनेशन में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के आप एग्जाम दे पाएंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि आपको वो क्वेश्चंस अजीब नहीं लगेंगे और आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी, जो ये हिंदी का पेपर मैं करवा रही हूँ, हिंदी का पेपर समझ लीजिए आपके सीटेट के पास होने की, पास कराने की एक कुंजी, एक सक्सेस की का एक आपके पास जुगाड़ है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाले में अगर आपने पूरे 60 नंबर ले लिए, क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई थियरी नहीं पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सिर्फ प्रैक्टिस आप अपने से रोज़ चाहेंगे उतना नहीं कर पाएंगे, आप वीडियोस के थ्रू ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश है आप लोगों का साथ देना, आप लोग मेरा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2024 का ये पेपर है और इसकी मैं शुरुआत आप लोगों के साथ सोशल साइंस का कर चुकी हूँ, CDP के क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, अब लैंग्वेज के पेपर, साइंस के पेपर, मैथ्स के पेपर, ये सारी चीज़ें हैं। पेपर 1 वालों को भी अगर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेगा, मैं पेपर 1 का भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शिक्षा एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 91 से 99 तक के क्वेश्चन जो है इसी गद्यांश पे आधारित है। आप 91 से 99 यानी आपको 10 क्वेश्चन टोटल आपको करीब करने हैं। 10 नंबर इस गद्यांश को पढ़ के ही आपको मिलेगा, जहाँ पे गद्यांश को सॉल्व करना सीखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की 1 नंबर भी आपका नहीं कट सकता अगर आपने अच्छे से, इसी आंसर सामने है, बस आपको एक सेलेक्ट करना और प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ कोई थियरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शिक्षा एक सृजनात्मक, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। अच्छे से 1 मिनट का समय लेके इसको जरूर पढ़िएगा जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो तरीके मैं आपसे अलग से, जब एग्जामिनेशन आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं स्ट्रेटजीज को शेयर करूँगी। अभी प्रैक्टिस करते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीज़ों को घटाती है या उसका स्वरूप बदलती है। चूँकि हमारी कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। ठीक है, सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है और न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलिए मैं उसकी स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगी, लेकिन कभी कभी पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंदी आता है तो कुछ चीज़ें भूल जाती है, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए पेंसिल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब लिखा है कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, या जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। देखिए कितना आसान आंसर है। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा के बारे में पॉजिटिव बात की गई है पूरे ऊपर के गद्यांश में। तो अगर संस्कृति का शिक्षा को जोड़कर देखा जाएगा तभी तो प्रभाव पड़ेगा, तो अच्छा ही प्रभाव दिखाना है हमको, क्योंकि ऊपर के अध्याय में सारी चीज़ें अच्छी बोली गई हैं और एजुकेशन अच्छी चीज़ है। तो जब शिक्षा को
सॉरी संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछले अभी मैंने थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने रोक दिया था वीडियो को, तो आई थिंक 93 तक हो गया था। नहीं यहाँ से नहीं पढ़ना है, सॉरी 92 एक ही क्वेश्चन देखा था और यहाँ से देखना है 92। इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? आदान प्रदान, मौखिक परंपरा और प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आदान प्रदान एक अलग शब्द है, समूह से भिन्न है, इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है। संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता। संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। ठीक है, अगर इस आंसर को आप ऊपर से देखना चाहें गद्यांश से, तो संस्कृति हमें अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। यहाँ पे आंसर दिख रहा है, तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? संबंधित, सामाजिक, सृजनात्मक या प्रचलित? तो देखिए यहाँ पे जो सामाजिक शब्द है, समाज धन एक, छोटी की मात्रा है यहाँ पे, और सामाजिक शब्द जो है उसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 94 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई भी संस्कृति, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या निकलता है, भाव क्या है? देखिए संस्कृति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती। संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। इसका आशय पूछा गया है, सापेक्ष होती है यानी उसके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, संस्कृति समय और स्थान के अनुसार अपने स्वयं में परिवर्तन लाती है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? धर्म देता है, शिक्षा देता है, पुस्तकें या पर्यावरण? यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, पूरा गद्यांश से ही आपका शिक्षा पे आधारित है। यहाँ पे राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। गद्यांश में आपको पूरे नंबर लाने, हिंदी में एक्चुअली पूरे नंबर लाने हैं, जो कि आपको आगे के पेपर, जिस पेपर में आपका अच्छा नहीं होगा, जो सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे आपको ये पेपर को पास कराने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? अब आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी कारक की, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय को, के लिए, चतुर्थी, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीटेट पास करने के लिए व्याकरण पढ़ें। सीटेट पास करने के लिए अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो वो टाइम की बर्बादी है। अभी तक इतना सीटेट में व्याकरण नहीं पूछा जाता है। जब मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगी आपको दिख जाएगा। के लिए, के, तथा, से, यहाँ पे सारी चीज़ें कारक चिन्ह हैं सिवाय तथा के। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है? जी नहीं। मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, परंपराओं को रूढ़ रूप देती है, रीति रिवाज की परिचायक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का काम है निर्मात्री है, यानी नया लाती है, नवीनता लाती है। यही ऑप्शन आपका सही है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप लोग का कमेंट का मैं वेट करूंगी। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक? देखिए यहाँ संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो 99 तक था। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके पद्यांश पर आधारित है, जो कि 100 से 105 यानी 15 क्वेश्चन आप मिला के आपको गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो शिक्षण अधिगम टीचिंग वाले हिंदी शिक्षण अधिगम से पूछे जाएंगे। तो पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं।
कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह से मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कवि कहता है कि कलम आज उनकी जय बोल, किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? ये जो आपके देश के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बोल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है, क्या आशय है भाई? सिंहनाद समवेत स्वर, सिंह की गर्जना, ललकार या युद्ध ध्वनि। तो ललकार होगा, यहाँ पे वो ललकार रहे हैं, उनकी ललकार से धरती जो है वो डोल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कलम आज उनकी जय बोल में पंक्ति से क्या अभिप्राय है? लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जयकार के नारे लगाए जाए। अब देखिए, कलम तो लिखेगी ही ना, तो बोलकर तो ये वो आपका ऑप्शन कट गया। देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए इज द करेक्ट आंसर। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। पुण्य वेदी, लघु दीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां। देखिए, वेदी कैसी हो? पुण्य हो। दीप कैसा हो? लघु हो। शिखाएं कैसी हो? लाल हो। तो ये तीनों तो एक जैसा है। भिन्न समूह की पहचान करनी है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? पाखंड विरोध, देश प्रेम, समाज सुधार या प्रकृति प्रेम? यहाँ पे देश प्रेम की बात हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। छिटगाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वतंत्रता सेनानी के लिए, राजनीतिज्ञ, अध्यापक या सामाजिक कार्यकर्ता? यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ? कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, सहमी धरती अभी तक डोल चढ़ गए, जो पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। देखिए, निस्वार्थ भाव की गई है और प्राणों का बलिदान भी दिया है। तो यहाँ पे बिना गर्दन का मोल लिए जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, तो निस्वार्थी हुआ ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस होगी, सीटेट के क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब पेपर करने बैठेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है और आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम से और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे ही टाइम लगेगा। थोड़े समय से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा थोड़ी स्टडी हम लोगों की ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।